हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे विटामिन B3। ठीक है, सीरीज से अपन चल रहे लाइन से विटामिन B3 जिसका दूसरा नाम होता है नियासिन। ठीक है, कैसे देखेंगे? सबसे पहले थोड़ी इसकी बात करेंगे। इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो अपन किस पे डिस्कस करेंगे, कोएंजाइम फॉर्म्स और उसकी रिएक्शंस। वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सोर्सेज आरडीए देखेंगे, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट है इसके, और कॉजेज क्या क्या है डेफिशिएंसी के, कुछ इस तरीके से अपन देखेंगे। ठीक है, तो नियासिन और इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, ये दोनों एक ही है। ठीक है, निकोटिन अलग होता है जो आपकी टोबैको स्मोकिंग और उसमें होता है, वो निकोटिन अलग चीज़ है। ये निकोटिनिक एसिड और नियासिन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है गोल्डबर्गर, उसने इसका नाम प्रपोज किया था पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है अपन आगे देखेंगे पेलेग्रा, इसलिए इसका ये नाम भी है। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर केमिस्ट्री की अपन बात करूँ तो केमिस्ट्री में इसमें पिरिडीन रिंग होती है, और पिरिडीन के थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री आपको ध्यान रखने से। अगर मैं बताऊँ तो पिरिडीन की रिंग कैसी होती है आपको पता है ना, ये इस तरह की कुछ पिरिडीन की रिंग होती है इसमें, और ये थर्ड कार्बन के उस ऊपर इसमें COOH ग्रुप होता है। ठीक है, पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, नियासिन जो होता है वो। ठीक है, अगर इसके कोएंजाइम फॉर्म्स की अगर अब अपन बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो कोएंजाइम फॉर्म्स जो नियासिन जो है इसके दो कोएंजाइम्स फॉर्म होते हैं, एक तो होता है NAD+ और एक होता है NADP+। ठीक है, NAD+ और NADP+। अब इसकी इंपॉर्टेंट अपन रिएक्शंस देखेंगे। NAD+ की फुल फॉर्म तो पता है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP+ में एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो अब इसके डिपेंडेंट जो रिएक्शंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका रिवीजन है। अपन ने कहीं ना कहीं ये रिएक्शंस सबके सब पढ़ रखी है, तो वो अपन को रिवाइज करनी है अच्छे से, और माइंड में एक अच्छे से सेट करनी है। ठीक है, और अपन को पता है ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और NAD से क्या बनता है NADH, और इससे NADPH बनता है। ठीक है, अब NADH कितनी एनर्जी देता है ATC में जाके, 2.5 ATP अपन ने डिस्कस किया, और NADPH कितनी देता है क्या ये? नहीं, NADPH नहीं देता। ये अपन ने बार बार वहाँ पे भी डिस्कस किया था। NADPH ATP फॉर्मेशन नहीं करता, ये रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में रोल में प्ले करता है। ठीक है, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस किस किस में अपन ने पढ़ा था NADPH, याद आ रहा है? फैटी एसिड के सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, तो वहाँ पे इसका रोल है। ये कोई ATP नहीं देता है। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम्स। ठीक है, NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम्स कौन कौन से है? ठीक है, तो आपको याद भी हाथों हाथ कराना है मुझे। तो NAD+ डिपेंडेंट कौन कौन से? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में सोचो कौन से थे जिसमें NADH बन रहा था NAD+ से, कौन सा था? एक तो सबसे पहला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, जो क्या कर रहा था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर रहा था, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा था? ठीक है, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक और था ग्लाइकोलाइसिस में, कौन सा? लास्ट वाला लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस था ना, वो भी क्या कर रहा था, लैक्टेट से पायरुवेट में, पायरुवेट से लैक्टेट में तो NAD का यूटिलाइजेशन होता है, लैक्टेट से पायरुवेट। ठीक है, ये दो तो ग्लाइकोलाइसिस की बात हो गई। एक कौन सा था? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, क्या कर रहा था, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम है। अब अभी तक कंटिन्यू तीनों वीडियो के अंदर ये रिएक्शन मैंने लिखी, और एक चौथी और लिखता हूँ आपके लिए, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, जो क्या कर रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन अपन ने B1 में भी पढ़ी, B2 में भी पढ़ी, B3 में भी पढ़ी। वापस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें TPP भी रोल प्ले करता है, राइबोफ्लेविन भी रोल प्ले करता है। ठीक है, जो उसका FAD फॉर्म पढ़ा था अपन ने कोएंजाइम, और इसका जो NAD पढ़ रहे हैं वो भी, और आगे मैंने बताया था B5 जो होता है कोएंजाइम है वो भी, और पांचवा होता है लाइपोइक एसिड। ये पांचों कोएंजाइम इन दोनों रिएक्शंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो चार तो अपन ने ऐसे ही याद कर ली। और बताओ, क्रेब्स साइकिल के अंदर कौन कौन सा था? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में कौन सा था? बीटा हाइड्रोक्सी असाइल
कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेस, और एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में लास्ट में ब्रांच चेन कीटो एसिड पढ़ाए थे ना, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, उसमें ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस से भी NADH बन रहा था। ठीक है, तो ये NAD प्लस डिपेंडेंट एंजाइम्स है। इन रिएक्शंस को होने के लिए NAD प्लस को एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में भी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो ये NAD प्लस डिपेंडेंट एंजाइम्स बात कर लिए अपन ने। अब अपन बात करते हैं NADPH डिपेंडेंट एंजाइम्स। ठीक है, तो NADPH डिपेंडेंट एंजाइम्स, इसमें अपन दो चीज़ में पढ़ते हैं। एक तो वो रिएक्शन मुझे बताओ जिसमें NADPH का जनरेशन हो रहा था, कि NADPH बना कैसे, किस किस में बन रहा था NADPH, बताओ फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो कभी नहीं भूलोगे, HMP शंट। HMP शंट में कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या कर रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में बदल रहा था। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं पूरा, आपको पता है ये रिएक्शन। ठीक है, और इसी के अंदर HMP शंट के अंदर दूसरा एक और एंजाइम था, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो ये दो तो HMP शंट हो गए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक जो होता है मैलिक एंजाइम होता है आपका, जो क्या करता है, मैलेट से पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसमें भी NADPH बनता है। अपन देख रहे हैं अभी NADPH बन किन किन में रहा है। और एक जो अगर आपको याद रह जाए एक्स्ट्रा, तो साइटोप्लाज्मिक जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस होता है उसके अंदर भी NADPH का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने जनरेशन देखा। अब अपन देखते हैं NADP प्लस यूटिलाइजिंग रिएक्शंस कौन सी है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो NADP प्लस को यूटिलाइज करती है, मतलब जिसको NADPH चाहिए होता है। ठीक है, NADPH चाहिए होता है, NADP प्लस से NADPH बनाएगी जो। ठीक है, तो NADP प्लस यूटिलाइजिंग रिएक्शंस कौन कौन सी है, तो NADPH किन किन रिएक्शंस में चाहिए होता है, अपन ने किस किस में देखा, फैटी एसिड सिंथेसिस में, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस में, और एक ध्यान है विटामिन D का सिंथेसिस अपन देख रहे थे। ठीक है, उसमें भी NADPH की रिक्वायरमेंट थी। और कौन कौन से थे, स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनके सिंथेसिस में भी NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में कौन सा एंजाइम था, HMG CoA रिडक्टेस। ठीक है, जो क्या कर रहा था, HMG CoA रिडक्टेस HMG कोएंजाइम ए को मेवालोनेट में कन्वर्ट कर रहा था। और अगर अपन बात करें तो मैथ हीमोग्लोबिन जो होता है उसको हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करने के लिए भी NADPH लगता है। ठीक है, और अपन ने हाँ एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखी थी, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेस क्या कर रहा था, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन। ठीक है, इसमें भी NADP प्लस का यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो ऐसे बस ये चीज़ें अपन को मेनली ये रिवाइज अच्छे से क्लियर होना चाहिए कट, कि कौन कौन सी रिएक्शन क्या क्या कोएंजाइम यूटिलाइज करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कोएंजाइम फंक्शंस क्या है विटामिन के। ठीक है, B1 का, B2 का, B3 का। अब अपन अगर सोर्सेज की बात करें इसके, तो सोर्सेज वही सबके सेम ही चल रहे, जैसे ड्राइड ईस्ट हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, पीनट्स हो गए। ठीक है, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, मीट, फिश, ये सब है ना। ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सोर्सेज के अंदर मैं ये बताऊंगा, ये तो सब आप वैसे भी सेम ही लिखते हो कितना ही बता दे, पर सोर्सेज के अंदर ये बात एक बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो अबाउट हाफ रिक्वायरमेंट जो होती है, हाफ रिक्वायरमेंट इस विटामिन की जो होती है इस मेट बाय टायरोसिन। ठीक है, ओ सॉरी, ट्रिप्टोफान। ठीक है, अपन ने याद करो, अब चले जाओ वापस से सीधा ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म में। ट्रिप्टोफान के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में मैंने बताया था नियासिन बनता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे भी, 60 मिलीग्राम जो ट्रिप्टोफान होता है उससे आपका 1 मिलीग्राम नियासिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हाफ रिक्वायरमेंट तो ट्रिप्टोफान से हो जाती है। ठीक है, इनकी, और बाकी ये डाइट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सोर्सेस। RDA की अगर मैं बात करूँ तो RDA इसकी 20 मिलीग्राम पर डे होती है, और अगर लैक्टेशन है, प्रेगनेंसी है, तो +5 और जोड़ दो, 25 के करीबन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ठीक है। टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी इसकी, टॉक्सिसिटी का वैसे कोई नहीं पूछ रहा आपको, पर अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी नियासिन की, तो नियासिन की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज़ होता है। अगर एक्सेसिव है तो हिस्टामिन रिलीज़ होगा, वाजो डायलिटेशन होगा, और उससे क्या होगी, ईचिंग होगी। हिस्टामिन की वजह से क्या होती है, ईचिंग, प्रोराइटस, और ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को छोड़ दो। अब अपन आते हैं सीधा मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें ये
रिएक्शंस थी, और उसके बाद अब अपन देख रहे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, तो आप सबको पता है अपन ने इसका नाम ही क्या बोला शुरू में, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्गर। मतलब इससे क्या हो रहा होगा, जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा, पेलेग्रा। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे पेलेग्रा क्या होता है, पेलेग्रा। ठीक है, तो पेलेग्रा का मतलब है, इटालियन वर्ड है ये, इस वर्ड का मतलब होता है रफ स्किन। ठीक है, ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है रफ स्किन, और इसमें अपन को ये किसकी वजह से हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन से तो हो ही रहा है, और ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने अभी बात करी कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान 1 मिलीग्राम नियासिन बना रहा है। ठीक है, तो दोनों एक ही हो गए इसका मतलब। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिशिएंसी से हो सकता है, और ये जो होता है इसमें ये वुमेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये बात भी एक ध्यान रखें तो वुमेन के अंदर ये ज़्यादा होता है। क्यों होता है वुमेन में ज़्यादा, पता है? क्योंकि जो ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म है ना, वो है ना इनिबिट होता है ईस्ट्रोजन के मेटाबोलाइट से, और ईस्ट्रोजन किस में ज़्यादा होता है, वुमेन्स में ऑब्वियसली। तो ठीक है, ईस्ट्रोजन जो होता है वो ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करता है किसी हद तक। ठीक है, तो वुमेन में जो इसकी डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें अपन को ध्यान रखना है 3 Ds। ठीक है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। ठीक है, और अगर ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी हो जाएगी, इसलिए इसको 3D या 4D जैसे भी ध्यान रखना वैसा रखना। तो डिमेंशिया, डी फॉर डिमेंशिया, डी फॉर डर्मेटाइटिस एंड डी फॉर डायरिया। एंड अगर ट्रीट नहीं किया, अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई क्रॉनिक, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस का मतलब कोई स्किन की प्रॉब्लम है। ठीक है, डर्मेटाइटिस में क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में ये क्या होता है, सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में होती है। जो अपनी बॉडी जो सन एक्सपोज्ड एरियाज़ है, जैसे कि मान लो एंकल्स, फीट और अपना फेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में ब्राइट रेड एरिथमा हो जाता है। ठीक है, स्किन के अंदर ब्राइट रेड एरिथमा हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, और यही हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड नेक के अराउंड हो जाए तो उसको अपन स्पेशल एक नाम देते हैं, जो आपका MCQ भी आ सकता है और केस हिस्ट्री भी आ सकती है, कैसल्स नेकलेस अपीयरेंस। ठीक है, कि एक नेकलेस जैसी अपीयरेंस नेक के अराउंड में ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, और उसको बोलते हैं कैसल्स नेकलेस अपीयरेंस। ठीक है, और नेल्स के अंदर अपन बात कर रहे तो ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, नेल्स में इरेगुलर रिजेस देखने को मिलती है इसकी डेफिशिएंसी में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वही सन एक्सपोज्ड एरिया वाली बात, और कैसल्स नेकलेस अपीयरेंस, हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड नेक। ठीक है, डर्मेटाइटिस हो गया। डायरिया माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया होता है, और उसके कारण क्या हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है अगर एक्सेसिव डायरिया हो रहा है तो। ठीक है, अगर डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया आप सबको पता है CNS का मैनिफेस्टेशन है। ये क्रॉनिक केसेस में डेवलप होता है, डिमेंशिया जो होता है वो क्रॉनिक केसेस के अंदर डेवलप होता है डिमेंशिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिमेंशिया के अंदर इरिटेबिलिटी होती है, पर्सन को इरिटेबिलिटी होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता अच्छे से, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, और मेमोरी पुअर हो जाती है उसकी। ठीक है, याददाश्त जाने लगती है धीरे धीरे क्रॉनिक डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, तो ये 3D अपन को याद रखना है, कौन कौन से, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, और नहीं ट्रीट किया तो डेथ। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन हो गई। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं डेफिशिएंसी के, क्यों हुई इसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या कॉज अपन बात करते हैं कि या तो डाइटरी डेफिशिएंसी थी ट्रिप्टोफान की, ट्रिप्टोफान डाइट में अच्छे से नहीं था। अगर ट्रिप्टोफान नहीं होगा तो अपन ने क्या बात करी थी, आधी रिक्वायरमेंट तो इसकी ट्रिप्टोफान से ही पूरी हो रही है। 60 मिलीग्राम जो ट्रिप्टोफान है वो 1 मिलीग्राम नियासिन बना रहा है, और अगर ट्रिप्टोफान ही डाइट में नहीं ले रहे हो तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, और एक इन पर्सनस में देखने को मिलती है जिनकी स्टेपल डाइट जो होती है वो मेज़ होती है, और जिनकी स्टेपल डाइट सोरगम या फिर ज्वार जिसको आप बोलते हो हिंदी में, ज्वार होती है। ठीक है, स्टेपल डाइट मतलब ये उस पर ही डिपेंडेंट है। अब मेज़ में क्यों डेफिशिएंसी डेवलप होती है, नियासिन तो होता है मेज़ के अंदर। ठीक है, नियासिन तो प्रेजेंट होता है, बट ये कैसे होता है, बाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है मेज़ के अंदर। तो ठीक है, ये आपके रीजनिंग टाइप में और वाइवा में पूछ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और सोरगम में अगर सोरगम कोई ले रहा है, स्टेपल डाइट उसकी सोरगम है, तो क्यों डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि सोरगम में ल्यूसिन होता है। ठीक है, सोरगम कंटेन्स ल्यूसिन इन अबंडेंट अमाउंट। ठीक है, बहुत हाई क्वांटिटीज़ में इसमें ल्यूसिन होता है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये ल्यूसिन क्या करता है, इट इनिबिट्स QPRT
क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम का नाम याद रखना। फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को ये इनिबिट करता है। तो ट्रिप्टोफान से नियासिन बनने के अंदर जो अपन ने एंजाइम एक देखा भी था, अपन आपको ध्यान हो तो, पर मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ट्रिप्टोफान से नियासिन नहीं बन पाता, इसलिए नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कौन सा एंजाइम है? क्विनोलिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। किस में होता है? सोरगम के अंदर, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ल्यूसिन बहुत ज़्यादा होता है और ल्यूसिन इसको इनिबिट करता है, ठीक है। तो ये इसमें डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। एक ये कॉज हो गया। एक क्या कॉज हो सकता है कि डेफिशिएंट सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ही नियासिन की डेफिशिएंट हो रही है। अब नियासिन किसका स्पेशलाइज प्रोडक्ट था? किससे बन रहा था? ट्रिप्टोफान से ही। कौन सा पाथवे से बन रहा था? याद आ रहा है? काइनुरेनिन पाथवे अपन ने पढ़ा था। तो काइनुरेनिनेज एंजाइम था और वो किस पे डिपेंडेंट था? पायरिडॉक्सिल डिपेंडेंट था, ठीक है। उस रिएक्शन में अपन ने देखा था पीएलपी की रिक्वायरमेंट होती है एज अ कोफैक्टर, और पीएलपी विटामिन बी6 होता है। वो अपन अगली वीडियो में और अच्छे से इस मुद्दे पे आएंगे। पर अभी ये बात ध्यान रखो कि कायरुनोनिनेज एंजाइम जो है वो पायरिडॉक्सिल डिपेंडेंट है, पीएलपी डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर मान लो किसी पर्सन में इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफान से नियासिन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर B6 की डेफिशिएंसी है, पायरिडॉक्सिन की अगर डेफिशिएंसी है, B6 का नाम ही होता है पायरिडॉक्सिन, पीएलपी जो डिपेंडेंट एंजाइम है, अपन अगली वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस और करेंगे। तो अगर मान लो किसी पर्सन में B6 की डेफिशिएंसी है तो उसमें ऑटोमेटिकली B3 की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, नियासिन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाएगा। ये बात अपन B6 की डेफिशिएंसी में वापस से डिस्कस करेंगे, जो अपन अगला विटामिन अपन पढ़ने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीएलपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है काइनुरेनिनेज, ठीक है। ये मेरे को बोलना ढंग से नहीं आता, पर आपको पता है ये क्या है, ठीक है। तो इसलिए या तो डेफिशिएंट सिंथेसिस है। और एक ड्रग होती है आइसोनायाजाइड, ठीक है, INH भी बोलते हैं। ये टीबी में यूज़ करते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, ठीक है। ये भी क्या करती है? इनिबिट पीएलपी फॉर्मेशन। पीएलपी क्या है? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। कौन सा? विटामिन B6। तो वही विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, तो B3 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक आइसोनायाजाइड की वजह से भी इसके कॉजेज हो सकता है। डेफिशिएंसी के अपन कॉजेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम। ये अपन ने ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म में भी बताया था मैंने, कार्सिनोइड सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है? ट्रिप्टोफान जो होता है, मोर देन 60% जो मेजर पोर्शन ट्रिप्टोफान का होता है वो आपका सीरोटोनिन बनाने में चला जाता है। क्योंकि ये कार्सिनोइड सिंड्रोम ये ट्यूमर है जिसमें सीरोटोनिन एक्सेसिव सीक्रेट होता है, ठीक है। तो मोर देन मेजर पाथवे जो ट्रिप्टोफान है वो सीरोटोनिन बनाने में चला जाता है। तो ट्रिप्टोफान जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ नियासिन, ठीक है। तो भी नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो क्या क्या डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? या तो ट्रिप्टोफान की खुद की डेफिशिएंसी है, या फिर मेज़ ले रहे हो, या फिर सोरगम की डाइट है स्टेपल, उसके रीज़न आने चाहिए। डेफिशिएंट सिंथेसिस हो रही है काइनुरेनिनेज, क्योंकि ये पीएलपी डिपेंडेंट है, और B6 की डेफिशिएंसी है तो B3 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेम रीज़न आइसोनाइजाइड, क्योंकि ये भी इनिबिट कर रहा है पीएलपी को। और कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर मेजर पाथवे सीरोटोनिन में चला गया, तो नियासिन के लिए ट्रिप्टोफान की जगह नहीं बची, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मेनली इस विटामिन B3 के अंदर आपको ध्यान रखना है इसके कोएंजाइम फॉर्म्स और इसकी रिएक्शन, सोर्सेज, डेफिशिएंट और RDA याद रखो तो अच्छी बात है, MCQ आ सकते हैं। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन में पेलेग्राम है, DDD, वो तो याद हो ही गया आपको। रिएक्शन भी मैंने हाथों हाथ याद करवाई दी है। और कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं डेफिशिएंसी के, वो भी याद क्या करना है, सब सोच के करना है, ठीक है। सब कुछ अपन को सोच के करना है। विटामिन वैसे बहुत बोरिंग टॉपिक है, पर अपन सोच सोच के और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये आपका विटामिन B3 समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।